आप लोग जलते हैं। किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए 9 साल में। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, आपने कहा था कि इस देश के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और अच्छा दिन आएगा। ये तमाम वादे आपके द्वारा किए गए थे और आज आप अपने अचीवमेंट के रूप में जो चीजें गिना रहे हैं उसमें एक भी यह बात नहीं कही जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इन बातों को बोलना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने हिमाचल का चुनाव देखा होगा, भाजपा में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे चुनाव नहीं लड़ा। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हो क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है, और कानून पे, व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। आपने देखा होगा, अगर हम गिन करके एक एक करके आपसे सवाल पूछें और आपको जो है आपके समक्ष उन सवालों को रखें, तो किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कही गई एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था की बात हमने आपको बताई, कृषि और किसान की बात हमने आपको बताई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद की बात हमने आपको बताई। यह कैसे संभव है भाई साहब कि देश जब गरीब हो रहा है, देश की 80% लोगों की आमदनी जब कम हो रही है, तो 1-2 लोगों की आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? उसका कारण यह है कि ये किसानों से खाद पे जीएसटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्त ने को जो एयरपोर्ट दे दिया है उस पर उनको जीएसटी में माफी दे देते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कुतवाल तो अब डर काहे का। जब दोस्त ही देश का प्रधानमंत्री हो और उसके विमान पे जब ये विचरण करते हो, तो प्रधानमंत्री जब है दोस्त तो हर किस कोई चीज उसी को मिलेगा, और अगर दोस्त नहीं है तो बताइए, देश को बताइए नाता नहीं है, तेरा मेरा नाता क्या, कोई नाता नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया उसकी सेल कंपनियों में कैसे है बताइए, सारा ठेका और टेंडर उसको कैसे मिल जाता है ये बताइए। परिवारवाद पे बोलेंगे लेकिन मित्रवाद पे नहीं बोलेंगे, और परिवारवाद पे भी बेईमानी के साथ बोलेंगे। जब कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो परिवारवाद पे बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी थे, जो ही भाजपा में गए हैं परिवारवाद समाप्त हो गया है। कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे को अगर टिकट दिया जाएगा तो भाजपा को उसमें परिवारवाद दिखता है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री के बेटा को जब टिकट दिया जाता है उसमें परिवारवाद नहीं दिखता है। अनुराग ठाकुर को जब नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, सांसद बनाया गया है, तब परिवारवाद नहीं दिखता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री में परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये जो बेईमानी है कि अमित शाह के बेटा में परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस में परिवारवाद है, दरअसल सच्चाई ये है कि परिवारवाद के नाम पे ये मित्रवाद की बेईमानी को छुपाना चाहते हैं। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता तो कह देते करे रे ये लोग तो जो है देश के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कांग्रेस में नहीं थे, सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, और वो तब राज्यपाल थे जब पुलवामा की घटना हुई, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम सरकार से मांग करते रहे कि सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाए। इस बात को नजरअंदाज किया गया और सत्यपाल मलिक ने कहा कि जानबूझ करके जो है यह हमला होने दिया गया ताकि शब्द नहीं है,
ये देश के पूर्व राज्यपाल जो भाजपा में थे उनके शब्द हैं। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ही चुनाव आएगा त्यों ही शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा, मैं हैदराबाद में बैठ करके यह बात बोल रहा हूं और आप लोग तो रोज इसको देखते होंगे कि साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा अली और बजरंगबली करना शुरू कर देंगे, शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देंगे। तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। इस देश को बनाने में इस देश के सभी लोगों का खून शामिल है, सबने अपना खून पसीना दिया है, साझी शहादत साझी विरासत का ये देश है। अगर इस देश में अशफाकुल्लाह खान है तो राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी शहादत से हमको आजादी मिली है। अगर महात्मा गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी ताकत है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर अपने धर्म के आधार पर ठीक से ना खेले, खेलना बंद कर दे तो जो है मैच जीतेंगे। कल ही आईपीएल हुआ है और जैसा वहां बैठ करके मैच देख रहा था, कम से कम आंख से देखी हुई चीज को भी कोई सीख लेता। अगर सामी बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो गुजरात टाइटंस जीतती क्या? यह किसी भी देश की हकीकत होती है। हाथ है आपका दोनों, आपका एक हाथ खराब हो जाएगा तो आपके शरीर को कष्ट होगा कि नहीं होगा? सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया है, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है? अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तो मैं माता तो मैं पिता, इसी आधार पे जो यह सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए, मेरी संसद मेरा अभिमान। अरे इतना ही कह देते, हमारी जागो तैसी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हम हमारी संसद हमारा अभिमान। वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा।
उसमें से जो है बाद में सांसद भी बन गए। क्या ये लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? सब लोग हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, करे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता, इस आत्ममुग्धता के चलते इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ये रौंदने के लिए तैयार है। जो इस व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये रौंदने के लिए तैयार है। यह सत्ता का अहंकार है और इस सत्ता के अहंकार के चलते आए दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, या पत्रकार यह सवाल कर रहे हैं, 9 साल 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, 9 साल 9 जॉब क्यों है? यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज के वक्त में सरकार से सवाल पूछना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। और सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, निरुत्तर हो जाना, बिछ जाना, यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बेईमानी है। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, लगातार उन योजनाओं को कम किया गया है, बस नाम बदल दिया गया है। इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री योजना कर दीजिए। जो लाल कार्ड, नीला कार्ड, हरा कार्ड बना करके खाद्यान्न योजना था, उसका नाम इन्होंने प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना कर दिया है। मनरेगा को ये पहले खत्म करना चाहते थे, खत्म नहीं कर पाए तो उसका जो है बजट कम कर दिया है। सूचना के अधिकार के तहत हमको, हमारी देश की जनता को यह अधिकार मिला कि हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ हमारे टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है। आप सबने देखा कि जो पीएम केयर फंड है उसके बारे में कहा सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, प्रधानमंत्री आता है, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड जो है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं। इसका मतलब है कि वो प्रधानमंत्री के केयर के लिए बना है, तभी तो उसका जो है हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम आप योजनाओं को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। 1 पैसे का काम करेगी, 100 पैसे का प्रचार करेगी। पूरा देश जो है ये इवेंट मैनेजमेंट में जो है, इवेंट में लोगों को उलझा करके रखते हैं। और इसी इवेंट मैनेजमेंट की मानसिकता का भुगतान इस देश को भुगतना पड़ा जब कोरोना जैसी महामारी से यह देश जूझ रहा था। क्या कहा? ताली बजा दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। और आज जब कोरोना से हम लोग गुजर गए हैं तो अपनी पीठ किस बात पे थपथपा रहे हैं कि हमने 200 करोड़ वैक्सीन का डोज दिया है। तो जब 200 करोड़ वैक्सीन का डोज भिजवा रहे थे, और झूठ का आप तासीर इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनके भी मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी सांसद ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी एमएलए ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए। हम में से यहां इस हॉल में बैठा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जानने वाला, परिवार वाला, दोस्त, सगा संबंधी कोरोना महामारी में अपनी जान न गंवाया हो? 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस महामारी में भी ये अवसर ढूंढ करके अपना पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं जाने दिए। कोरोना का वैक्सीन देश में बना, देश के लोगों ने उसको लगाया, उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्या कहते हैं? हमने लगवाया। अरे अगर आपने लगवाया तो जरा हमको बताइए कि पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है ज्यादा, उस वक्त आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि जो वैक्सीन लग रहा है ना, उसका खर्चा पेट्रोल से वसूला जा रहा है। तो जब खर्चा हमसे वसूल करके हम ही को जो है वैक्सीन लगाया गया है, तो पीठ अपना क्यों थपथपा रहे हैं? ये पीठ अपना इसलिए थपथपा रहे हैं कि इस सरकार की एक नीति है, इस सरकार की एक नियत है कि जब लोग हमसे सवाल पूछने लगे तो गोल पोस्ट बदल दो। आप देखिए कि 2014 में बीजेपी का जो गोल पोस्ट था, 2019 में वो गोल पोस्ट नहीं था और 2024 में भी वो गोल पोस्ट नहीं। बोल करके अपनी बात खत्म करो।
बात, महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये देश को में 14 तो हर 5 साल में 2019 में उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं, पोस्ट बदल दिया और गोल पोस्ट बदल करके ये क्या कहने लगे, याद कीजिएगा इस बात को। 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 2019 में कहा मोदी नहीं तो कौन, मोदी को अगर नहीं लेकर के आओगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा, पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, उससे कौन लड़ेगा, मोदी के सामने क्या विकल्प है, ये 2019 में बोला गया। अब वो भी हमने देख लिया, पुलवामा की हकीकत सामने आ गई, उनके ही द्वारा बनाए गए राज्यपाल ने उस पर सवाल पूछ दिया, तो अब वो गोल पोस्ट शिफ्ट करके जानते हैं क्या कह रहे हैं, डंका बज रहा है, कहां, दुनिया में। मतलब गर्व की अनुभूति से रोटी के सवाल को ये भुला देना चाहते हैं। हम अमेरिका को देख करके समझेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। कल बीजेपी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे इस 9 साल 9 सवाल के जवाब में जानते हो क्या कह रहे थे, महंगाई तो अमेरिका, महंगाई तो यूक्रेन में भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है, इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन हो गई है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। दिल पे हाथ रख करके पूछिए, आपको ये अपना जेब देखने की जरूरत है कि न्यूयॉर्क देखने की जरूरत है, सोच के बताइए। आपके इर्द गिर्द लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं, हर चीज आपको दोगुने रहा है, तो फिर से उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है और इस बार वो ये नहीं कहने वाले हैं कि मोदी नहीं तो कौन, जानते हो क्या कहेंगे, विश्व में नाम हो रहा है, विश्व गुरु जो है रोजी रोजगार और नाला का पानी और बिजली और किसान और मजदूर, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन चीजों में फंसे हुए हैं, विश्व में नाम हो रहा है। अरे क्या चीज में नाम हो रहा है भाई, उस नाम को लेकर के हम क्या करेंगे जब 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी, दुगनी महंगाई होगी, हर तरफ जो है लोगों को नफरत के आधार पर लड़ाया जाएगा, इंसान को आपस में बांटा जाएगा। उस नीति पे यह सरकार चल रही है जिस नीति पे अंग्रेज चला करते थे, फूट डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो की यह राजनीति नहीं चलेगी। जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों पर हम सरकार से सवाल करेंगे और एक मजबूत विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए बार बार यह पूछेंगे कि 9 साल देश बेहाल, 9 साल देश बेहाल, दोस्त मालामाल, और ये देश के नाम पे दोस्त की राजनीति नहीं चलेगी। देश हम सबसे बनता है और हम सबका सवाल, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल, यह सवाल हम पूछेंगे। तो 9 साल के इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं, हमने अपनी बात को आपके सामने रखा। अब आपका बारी है कि आप हमसे सवाल पूछिए और हम भरसक इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष अवसर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पूरे देश में 35 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उससे संबंधित 9 सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सवाल लेंगे। स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का प्रॉब्लम, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो यह है कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, या ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को एकजुट होकर के जवाब देना चाहिए। तो मैं इस सवाल के
हम कहता हूं कि हम विपक्ष को देखते कैसे हैं। विपक्ष का मतलब सिर्फ दल नहीं होता है। विपक्ष का मतलब एक शक्ति होती है, एक ताकत होता है, एक सोच होती है, एक विचारधारा होता है, और उसके आधार पर ही उनकी एकता बनती है। मतलब ये कि फर्ज कीजिए कि आप और हम एक बस से जा रहे हैं, हमारा और आपका हित आपस में जुड़ा हुआ है। कोई आकर के अगर उस बस पे हमला करेगा तो हम मिल करके जो है उसका मुकाबला करेंगे। ये सीधी सी बात है। ये विपक्ष को हमको हमेशा समाज में देखने का कोशिश करना चाहिए। जब हम विपक्ष को दल में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कई बार मात खा जाते हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार की नाकामियों के चलते, सरकार की बेईमानी के चलते, सरकार की मित्रवाद की नीति और नियत के चलते देश में एक विपक्ष तैयार हो रहा है और संघर्ष के मैदान में उसकी एकजुटता बन रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पहली बार हैदराबाद आया था तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा हूं, क्योंकि इस देश में दो तरह की बातें हैं, दो तरह का सोच है। एक वो है जो महात्मा गांधी के उस विचार पे भरोसा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरा सोच वो है जो आपकी पहचान, आपकी जाति, आपका पूजा पाठ, आपका जीवन जीने का तरीका, उसके आधार पे समाज को बांटने की कोशिश करता है। तो ये जो दो तरह के फोर्स हैं, जो तरह की जो ताकत है, उसमें देश से प्यार करने वाले लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। हम इसको दल के तौर पे नहीं देखते हैं। और आप हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। सरकार के पक्ष में लोग होते हैं, सरकार के विरोध में लोग होते हैं, और सरकार के विरोध में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, उस शक्ति के साथ जो है लोग एकजुट होते हैं, उसके साथ उसके नेतृत्व को स्वीकारते हुए उसके कंधे से कंधे मिला करके वो राजनीतिक कर्म को आगे बढ़ाते हैं। और जब आप मौजूदा भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस बात को नहीं स्वीकारी हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना कोई जो है मुकम्मल लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पे हम आपको ये कह सकते हैं कि हम सबके लिए खुले तौर पे देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो हमारी प्रस्तावना में मूल बातें कही गई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश बनाने के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों पर जो भी दल हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ आकर के इस संघर्ष के मैदान में कदम से कदम मिला करके चलते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि हमारी पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की गई, और उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बहुत सारे दल के लोग उसमें आए, शामिल हुए। वो यात्रा सबकी यात्रा थी। उस यात्रा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज जरूर किया था, लेकिन वो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, देश की यात्रा थी। तो इस भावना को हम लोग लेकर चलने वाले लोग हैं, और हमारा इतिहास ये रहा है। उस बात को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उनके कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। तो असल में सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और देश को बचाने के और देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो भी लोग साथ आएंगे हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। नहीं, उससे पहले वही सवाल था, वो रुख मैंने पहले ही सवाल साफ कर दिया था। और कोई सवाल? सवाल कम पूछते हैं हैदराबाद में लोग। चलिए फिर, अच्छा, देखिए पॉलिसी नहीं, सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं। एक तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हमको जहां जहां मौका मिल रहा है उन सवालों को हम हल कर रहे हैं। ये बात एक बात स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। जहां भी हमारी सरकार बन रही है, हम प्रो पीपल गवर्नमेंट बना रहे हैं। उसमें हम वेलफेयरिज्म को रेबरी नहीं समझ रहे हैं, वो जनता का अधिकार है। जनता के टैक्स के पैसे से अगर 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बन सकता है, 8,500 करोड़ का विमान खरीदा जा सकता है, तो जनता के उसी पैसे से लोगों के लिए सड़क बन सकती है, लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन दिया जा सकता है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जा सकती है, 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जा सकता है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता है। और इन वादों को हम लागू कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल की बात करें,
बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर अभी तुरंत जो हम लोग कर्नाटक जीत करके आए हैं, पहले कैबिनेट में 5 गारंटी को लागू किया गया। तो सिर्फ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और यह सवाल जो हम लेकर के आए हैं, एक तो बीजेपी ने जो वादा किया है उन्हीं से यह सवाल पैदा हुए हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान माननीय राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चल रहे थे, तो जो लोग आकर के उनको बता रहे थे, महिलाएं आकर के अपनी समस्या बताई, किसान आकर के बताए, मजदूर आकर के बताए, छोटे व्यापारी आकर के बताए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले, मीडिया कर्मी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी, तमाम तरह के लोग जो आए, गरीब अमीर, सबने जो उनको कहा, उन आधार को सुन करके, उन मुद्दों को सुन करके हम यह सवाल तैयार कर रहे हैं। और हम देश की जनता से कह रहे हैं कि भटकाने की राजनीति की, फूट डालो राज करो की नीति को हमको समझना पड़ेगा। नफरत आधारित राजनीति जो है उसको हमको समझना पड़ेगा, और प्रेम को साथ लेकर के, सद्भावना को साथ लेकर के, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए देश के लोगों के जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जो है हमको लोगों को गोलबंद भी करना पड़ेगा। और जहां हमको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका वोट मिलेगा, वहां हम उन मुद्दों को लागू करके दिखाएंगे। और एक विपक्ष के तौर पे जहां सरकार हमारी नहीं है, तो वहां की सरकार से इन मुद्दों पर सवाल भी करते रहेंगे। जहां तक कैंपेन का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन समाप्त हुआ है, उसके समाप्त होते हैं सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चल रहा है। मैं आपके बीच अभी उसी कैंपेन के बाद आ रहा हूं। इससे पहले मैं जिंद, हरियाणा पे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। हर स्टेट में लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, इसको समझा जाए। नफरत के आधार पे जो की जाने वाली राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसको समझा जाए। और जो महंगाई का सवाल है, बेकारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, इन मुद्दों पर ना सिर्फ जो है सवाल उठाया जाए, बल्कि जब हमको जनता का समर्थन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम सरकार में आते हैं, तो इन सवालों को हम दूर भी करें।